राधे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साक्षी क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आप शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहना हमारे साथ में। साइंस की जो किताब है इसके प्रत्येक चैप्टर 10वीं क्लास के टॉपिक वाइज वैसे की वैसे डाले जाएंगे जिससे कि आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सको। चलो देखते हैं इसके बारे में, इस पाठ के बारे में। देखो, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस पाठ में हम 5 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। 5 चीजें कौन कौन सी हैं देखो। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इस पाठ में रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया पहले नंबर पे हो गई। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे इसमें रासायनिक समीकरण। कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, कैसे लिखे जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनका महत्व क्या होता है, क्या नहीं होता। तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 4 पर हम पढ़ेंगे इसमें संचारण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? संचारण के बारे में। और नंबर 5 पर हम पढ़ेंगे विकृत गंधता। विकृत गंधिता 5 चीजें हैं जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कैसे नहीं होती। फिर पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण की रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में कैसे लिखा जाता है, कितने चरण होते हैं रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए, क्या महत्व होता है, संतुलित असंतुलित रासायनिक समीकरण, सबके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की नहीं होती। उसके बाद पढ़ेंगे संचारण और फिर पढ़ेंगे हम लास्ट में विकृत गंधता के बारे में। इन सब के बारे में पढ़ने से पहले हमारे दैनिक जीवन में हम बहुत सारे परिवर्तन देखते हैं, जैसे दूध का दही में बदलना, लोहे में जंग का लगना, अर्थात हमारे आसपास का जो वातावरण है इसमें आए दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ परिवर्तित होता रहता है। तो इससे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन 2 प्रकार से होता है, एक तो भौतिक परिवर्तन होता है और एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो आइए हम पढ़ते हैं पदार्थ की अवस्था में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, कौन कौन पदार्थ में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। हम देखते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो देखो, भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि ऐसा परिवर्तन जो पदार्थ के भौतिक गुणों में होता है। कैसा परिवर्तन? ऐसा परिवर्तन जो पदार्थ के भौतिक गुणों में होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके आकार साइज में परिवर्तन होता है। दूसरा ये कि ये अस्थायी होता है। कौन सा? भौतिक जो परिवर्तन है अस्थायी परिवर्तन होता है। इसके दौरान जब भौतिक परिवर्तन होता है उसके दौरान किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है और पुनः प्रारंभिक या पहले वाला जो पदार्थ था उसे प्राप्त किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मोम का पिघलना। जब हम मोम को पिघलाते हैं तो पिघलाने के बाद वापस से दोबारा इससे मोम बनाया जा सकता है। पानी से बर्फ का बनना, ठीक है, पहले पानी था उसको ठंडा किया, बर्फ में बदल गया, अब उस बर्फ से हम पानी में बदल सकते हैं या उस बर्फ से पानी प्राप्त कर सकते हैं। देखो, जो बर्फ है, ठीक है, वो किसमें बदली? पानी में। अर्थात ऐसा परिवर्तन जो किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में होता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ये अस्थायी होता है। जैसे पहले पानी था, पानी से क्या बना दी? फिर बर्फ, फिर बर्फ से वापस क्या बन गया? पानी। अस्थायी हुआ, एक तरीके का नहीं था, नया पदार्थ नहीं बनता, कोई नया पदार्थ नहीं बना, ठीक है। और पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त होता है, अर्थात जो पहले पदार्थ था वही प्राप्त हो जाता है। जैसे पहले पानी था, पानी से बर्फ बन गई, फिर बर्फ से क्या बन गया? पानी। तो पहले वाला ही प्राप्त हो गया, ठीक है। आगे देखो, हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। कौन से परिवर्तन के बारे में?
रासायनिक परिवर्तन के बारे में। देखो, ऐसा परिवर्तन जो पदार्थ के रासायनिक गुणों में होता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अर्थात कोई भी पदार्थ है उसके जो रासायनिक गुण हैं, जैसे रंग है, अवस्था में परिवर्तन होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, इसके अलावा गैस का उत्सर्जन है, तापमान वगैरह, इस ये जो क्या है इसके रासायनिक गुण है। अगर इनमें कुछ परिवर्तन होता है तो कौन सा परिवर्तन कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ये स्थायी होता है, एक बार ये रासायनिक परिवर्तन हो गया तो दोबारा वो बदल नहीं सकता, जैसा है वैसा ही रहेगा। अगला पॉइंट ये है कि नया पदार्थ बनता है, रासायनिक परिवर्तन होता है तब कोई नया पदार्थ जरूर बनता है, और पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसमें वापस से पहले वाला पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे में जब जंग लगती है तो उसके बाद में वापस उस जंग से लोहा प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूध का दही में बनना या दूध का दही में बदलना, ठीक है, जो दूध है उसके गुण अलग होते हैं और दही के गुण अलग होते हैं। जब जब दूध दही में बदलता है तो वापस दही से दूध नहीं बनाया जा सकता। तो समझ में आया होगा, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, ये छोटी सी चीज थी पाठ की। आगे देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया, किसके बारे में पढ़ते हैं आगे हम? रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कोई भी एनीवन, कोई सा भी पदार्थ है उसमें अगर रासायनिक परिवर्तन हुआ तो वो क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, देखो रासायनिक परिवर्तन हुआ तो रासायनिक परिवर्तन ही क्या कहलाया? रासायनिक अभिक्रिया। इसमें नया पदार्थ बनेगा, स्थायी भी होगा और इसके रासायनिक गुणों में चेंज होता है। आइए आगे और पढ़ते हैं। आप इसके नोट्स बना लो, नोट्स बनाना चाहो तो हम केवल नोट्स मेकिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। आप नोट्स आराम से बना सकते हो, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो। देखो, हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, या फिर रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए देखो, मैग्नीशियम का जलना, मैग्नीशियम का जलना। अब जलने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन। किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। मैग्नीशियम क्या है? एक धातु है, कठोर धातु, ठोस है, सॉलिड होती है। जब इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तब राख प्राप्त होती है, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। इसका रंग कैसा होता है? श्वेत। कैसा होता है? श्वेत राख प्राप्त होती है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक राख है श्वेत प्रकार की। जब, हाँ, एक और प्रश्न बनता है यहाँ से कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ रेगमाल से साफ क्यों किया जाता है? तो इसका कारण यह है कि मैग्नीशियम को, या फिर मैग्नीशियम का जो रिबन होता है श्वेत, जब इसको जलाया जाता है या जलाने से पहले इसे साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के ऑक्साइड की परत बना लेता है। किसकी परत बना लेता है? ऑक्साइड की परत बना लेता है, जो कि एक अशुद्धि होती है। अतः उसे हटाने के लिए मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से साफ किया जाता है, जिससे कि उसके ऊपर की जो सतह है उससे अशुद्धियां हट जाए और इसका पूर्ण दहन हो पाता है। अगर अशुद्धियां रहेंगी तो इसका पूर्ण दहन नहीं होगा, इसीलिए मैग्नीशियम को वायु में जलाने से पहले रेगमाल से साफ किया जाता है। तो मैग्नीशियम को जलाया जाता है तब किसका निर्माण होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है। आगे पढ़ेंगे कोयले का दहन। जब कोयले को भी जलाया जाता है तो कोयले में क्या पाया जाता है? कार्बन। क्या पाया जाता है? कार्बन। जब कोयले को ऑक्सीजन के साथ में जलाया जाता है तब किसका निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ये कुछ उदाहरण थे जो किसके थे? रासायनिक अभिक्रिया के। अर्थात जब मैग्नीशियम को जलाया गया, अर्थात मैग्नीशियम को जलाया गया तब एक नया पदार्थ बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। कौन सा पदार्थ बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। और ये क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। आगे देखो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आगे कुछ चीजें दी हुई हैं आपकी किताब में, उनको देखते हैं कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है या कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कुछ प्रेक्षण निकलकर सामने आते हैं, जिनको हम देखकर या मापकर पता लगा सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या
नहीं हुई। ये 4 प्रेक्षण है वो कौन कौन से हैं? पहली तो ये कि उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होगा तो पदार्थ की अवस्था है वो जरूर परिवर्तित होगी, या तो ठोस है तो लिक्विड में बदलेगा या गैस में बदलेगा, ठीक है, या लिक्विड है तो गैस में बदलेगा या ठोस में बदलेगा। इस तरीके से अवस्था में जरूर परिवर्तन होगा। इसके साथ ही उसके रंग में भी परिवर्तन होगा। किसमें परिवर्तन होगा? उसके रंग में भी परिवर्तन होगा। इसके अलावा गैस का उत्सर्जन होता है। किसका उत्सर्जन होता है? गैस का। जैसे आपने देखा, हमने कोयले को जलाया था। किसको जलाया था? कोयले को। तो कौन सी गैस बनी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तापमान में भी परिवर्तन होता है, पदार्थ के तापमान में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन होता है और अवस्था में परिवर्तन होता है। ये कब होते हैं? तब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, तब ये चीजें जरूर होती हैं। आइए आगे पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण। लेकिन रासायनिक समीकरण को पढ़ने से पहले कुछ चीजें हैं, 2 चीजें उनको जान लेना जरूरी है, जिससे कि हमें रासायनिक समीकरण अच्छे से समझ में आ जाए। देखो क्या चीज है वो? एक है अभिकारक। क्या है? अभिकारक। अभी अभिकारक क्या होता है? अभिकारक वे तत्व होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, या अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे ये एक रासायनिक अभिक्रिया थी, ठीक है, इस रासायनिक अभिक्रिया में किस किसने भाग लिया? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने। तो ये क्या कहलाए? अभिकारक। क्या कहला? ये अभिकारक। ठीक है, आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। आगे पढ़ते हैं उत्पाद के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? उत्पाद के बारे में। देखो उत्पाद क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है वो संपन्न हुई और उसके बाद में जो नया पदार्थ बना हुआ क्या कहलाया? उत्पादक। क्या कहलाया? उत्पादक या उत्पाद कहलाता है। देखो जैसे मैग्नीशियम को हमने जलाया था ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसका निर्माण हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। किसका निर्माण हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यही क्या है? उत्पाद। यही क्या है? उत्पाद है। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अभिकारक है। अभिकारक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट्स बना लो। चलो आगे चलते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? रासायनिक समीकरण के बारे में, कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, कितने प्रकार से लिखा जाता है, कौन कौन से होते हैं, संतुलित, असंतुलित, इसका महत्व वगैरह सब कुछ पढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण क्या होता है, क्या नहीं होता है। देखो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, किसको? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारक व उत्पाद के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। हमने पढ़ा था कि कोई भी परिवर्तन है, कोई भी रासायनिक परिवर्तन क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना, पहली बात तो ये कि समीकरण के रूप में क्यों लिखा जाता है? अगर देखो हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई अगर उसको डिटेल में लिखने बैठे तो बहुत सारा टाइम बर्बाद होता है और बहुत सारा पेज भरने में आ जाता है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए रासायनिक समीकरण के रूप में रासायनिक अभिक्रिया को लिखा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारक व उत्पाद के रूप में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब इस रासायनिक समीकरण को हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो शब्दों के रूप में और प्रतीकों के रूप में। तो शब्द समीकरण और प्रतीक समीकरण के रूप में हम लिख सकते हैं। तो देखो ये शब्द समीकरण क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के रूप में लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। अब प्रश्न ये पूछता है शब्द समीकरण किसे कहते हैं, या फिर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के रूप में कैसे लिखा जाता है। तो देखो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको अगर शब्दों के रूप में, हिंदी की में शब्दों के रूप में लिखा जाता है तो शब्द समीकरण कहलाता है। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तब कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये क्या हो गए? शब्द। तो इसको बोलेंगे शब्द समीकरण। क्या बोलेंगे? शब्द समीकरण।
अब देखो प्रतीकात्मक समीकरण है। प्रतीक समीकरण क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों के रूप में लिखना प्रतीकात्मक समीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है C+O2, क्या बनी? CO2। तो ये C किसका प्रतीक है? कार्बन का। किसका प्रतीक है? कार्बन का। और ये O2 किसका प्रतीक है? ऑक्सीजन का। और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये रही कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों के रूप में लिखना प्रतीकात्मक समीकरण कहलाता है। आगे पढ़ते हैं। देखो कि जब कोई भी रासायनिक समीकरण लिखा जाता है या किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है तो कुछ नियम है, उनका पालन करना होता है। उसी के अनुसार हम रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं। तो देखो कौन कौन से नियम है, कौन से नहीं है, देखो देखते हैं। रासायनिक समीकरण लिखना अर्थात रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखा जा सकता है। सबसे पहले तो ये कि अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान होना जरूरी होता है। किस किस के बीच में? अभिकारक व उत्पाद के बीच में तीर का निशान होना जरूरी होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन है। क्या है? कार्बन व ऑक्सीजन। तो इनके बीच में जो ये तो हो गया अभिकारक और ये हो गया उत्पाद। कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये क्या है? अभिकारक। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? उत्पाद। इनके बीच में ये तीर का निशान रहा। ठीक है। तो अभिकारक व उत्पाद के बीच में तीर का निशान लगाना जरूरी होता है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरे नंबर पर यह कि अभिकारक व उत्पाद की संख्या एक से अधिक हो। अगर कोई अभिकारक है जो एक से ज्यादा है और फिर उसके दौरान किसी भी चीज का बन रही है वो भी एक से ज्यादा है, तो उन दोनों के बीच में प्लस का निशान लगाया जाता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है, ठीक है, एक से ज्यादा अभिकारक है तो इनके बीच में किसका चिन्ह लगाया जाता है? प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। इसी तरीके से अगर उत्पाद एक से अधिक होंगे तो उनके बीच में किसका चिन्ह लगाएंगे? प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। तीसरी बात ये कि अभिकारक को तीर के बाईं तरफ लिखा जाता है। अभिकारक होता है उसको तीर के किस ओर लिखा जाता है? बाईं ओर लिखा जाता है, जैसा कि ये मैंने लिख रखा। और जो उत्पाद होता है उसको तीर के दाईं ओर लिखा जाता है। तीन चरण हो गए। देखो पानी पीना पड़ेगा। चलो चलते हैं। आइए, तीन प्रकार में सॉरी तीन चरण मैंने बता दिए कि तीन चरण के द्वारा लिखा जा सकता है। चौथा भी चरण है। देखो वो क्या है कि पदार्थ की अवस्थाओं को लिखा जाता है। अर्थात जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं उनको भी किसी प्रतीक के रूप में लिखा जाता है। जैसे ठोस है किसी पदार्थ, कोई पदार्थ ठोस अवस्था में तो उसको किससे लिखेंगे? एस से लिखेंगे। और अगर तरल है तो उसको किससे लिखेंगे? एल से लिखेंगे। गैस है तो किससे लिखेंगे? जी से। और अगर जलीय विलयन है तो AQ से लिखा जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। तो आगे पढ़ते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या किसका नियम पढ़ते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इसमें अभिकारक और उत्पाद का जो द्रव्यमान है वो समान रहता है। ये नहीं कि अभिक्रिया से पहले कुछ और था, अभिक्रिया के बाद में कुछ और हो गया, ऐसा नहीं होता। देखो देखते हैं। आइए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता और नहीं नष्ट किया जा सकता। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान है ना तो उत्पन्न होता ना ही ये नष्ट होता है। अर्थात अभिकारक व उत्पाद की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है। जितनी द्रव्यमान संख्या अभिकारक की होगी उतनी ही किसमें होनी चाहिए? उत्पाद में होनी चाहिए। और जितनी उत्पाद में है उतनी किसमें होनी चाहिए? अभिकारक में होनी चाहिए। यही क्या कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। इससे आगे हम पढ़ेंगे। देखो और भी चीजें हैं। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया। इसके अलावा हम पढ़ेंगे संतुलित असंतुलित रासायनिक समीकरण है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो आप इसके नोट्स बनाओ या स्क्रीनशॉट आपकी मर्जी दे सकते हो। अब हम पढ़ते हैं असंतुलित व संतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को फिर अगर वो असंतुलित है तो संतुलित किस प्रकार से किया जाता है, कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है, इनके बारे में पढ़ते हैं। आइए देखो,
असंतुलित रासायनिक समीकरण, किसके बारे में पढ़ेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद की परमाणु संख्या समान नहीं होती, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद की परमाणु संख्या बराबर नहीं होती, समान नहीं होती, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है Fe प्लस H2O, रासायनिक अभिक्रिया Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। ये जो समीकरण है ये पूर्ण रूप से या फिर एकदम असंतुलित है, क्योंकि यहाँ पर फेरस आयरन की परमाणु संख्या 1 है, यहाँ पर 3 है, हाइड्रोजन की यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की 1 है, यहाँ ऑक्सीजन की 4 है। तो पूर्ण रूप से यह पूरा का पूरा कैसा है? असंतुलित। यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 होनी चाहिए, यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 होनी चाहिए, तब जाके ये संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। लेकिन ये कैसा है? असंतुलित रासायनिक समीकरण। आगे पढ़ते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण के। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद की परमाणु संख्या समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है कि ऐसा रासायनिक समीकरण है जिसमें अभिकारक व उत्पाद की परमाणु संख्या समान होती है, क्या कहलाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे यही वाला है, ठीक है, फेरस जल जंग, फेरस ऑक्साइड बोलते हैं इसको, और हाइड्रोजन, ये क्या है? संतुलित है। देखो संतुलित कैसे है, सॉरी अब नहीं, ये अब संतुलित है, ठीक है। कैसे है देखो, यहाँ फेरस के कितने हैं? 3, यहाँ पर कितने हैं? 3, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं? 4, और 2 गुणा 4 ये गुणा में है, ठीक है, तो कितने हैं? 8, यहाँ पर कितने हैं? 8, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 4, यहाँ पर कितने हैं? 4। तो ये कौन सा समीकरण है? संतुलित समीकरण है। अब इस समीकरण को संतुलित कैसे किया? ये यहाँ पे असंतुलित था, लेकिन यहाँ पर कैसा हो गया? ये संतुलित। अब इसको संतुलित कैसे किया? देखो एक विधि होती है जिसको हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, ठीक है। इसे अनुमान विधि भी कहते हैं। अनुमान लगाकर हम इसको सरल करते हैं, इसीलिए इसका नाम अनुमान विधि भी है और हिट एंड ट्रायल विधि भी है। इस विधि के द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। देखो रासायनिक समीकरण को हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा संतुलित किया जाता है। अब देखो हम देखते हैं कि इस विधि का उपयोग किस तरीके से किया जाता है और किस तरीके से नहीं किया जाता। आइए देखते हैं। जैसे मैं यही समीकरण ले लेता हूं कि Fe प्लस H2O रासायनिक अभिक्रिया Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। ये अपने पास में समीकरण था, ये असंतुलित समीकरण है। अब इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे कि जितने भी आप लोगों को अभिकारक उत्पाद दिए हुए हैं उनको एक बॉक्स में बंद कर लेना है। जैसा कि मैं बंद कर रहा हूं, देखो ये बंद हो गया, फिर ये बंद हो गया, और ये जंग बंद हो गई, और ये हाइड्रोजन बंद हो गई। इस तरीके से आपको क्या करना है, जितने भी अभिकारक व उत्पाद है इनको एक बॉक्स में बंद कर लेना है। बंद करने के बाद में क्या करना है, एक टेबल बनानी है। देखो किस तरीके से टेबल में लिखोगे, तत्व या प्रतीक लिख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ तत्व लिख दिया। अब लिखेंगे अभिकारक में परमाणु संख्या, अभिकारक में परमाणु संख्या, इधर लिखोगे उत्पाद में परमाणु संख्या, लिख दिया।
पहला कौन सा है, Fe, दूसरे नंबर पर H, तीसरे नंबर पर O। ठीक है, ये एक टेबल बन गई। अब यहां देखो ये क्या है, अभिकारक, ये क्या है अभिकारक, और ये क्या है उत्पाद। क्या है, उत्पाद। तो देखो सबसे पहले हम अभिकारक में देखेंगे कि अभिकारक में Fe की कितनी है, एक, मैंने ये लो एक लिख दिया। ठीक है, हाइड्रोजन की कितनी है परमाणु संख्या 2, ये 2 लिख दिया। ऑक्सीजन की कितनी है, एक, मैंने ये एक लिख दिया। ठीक है, इसको बराबर में लिख देते हैं, ये लो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से अभिकारक सॉरी उत्पाद में चलते हैं। देखो उत्पाद में Fe की कितनी है, 3, O की H की कितनी है, ये H था ना, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की कितनी है, 2, ये 2 हो गई। ऑक्सीजन की यहाँ पे कितनी है, 4, ये लो 4 हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, क्या अभिकारक व उत्पाद की परमाणु संख्या बराबर है, नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अनुमान लगाएंगे। अनुमान लगाकर इसको हल किया जाता है। देखो कैसे हल किया जाता है अनुमान लगाकर। मैं एक बार इसको यहां पे लिख लेता हूं वापस से। सेम मैंने वैसा के वैसा नीचे लिख दिया। अब देखो मुझे क्या करना है कि इनके बराबर यहाँ पे करनी है, कि जितनी यहाँ है उतनी ही यहाँ पर हो जाए, बस ये काम करना है और मुझे कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम गुणा करेंगे उस चीज को उससे। ठीक है, ये Fe की कितनी है, 3, तो हम यहाँ पर कितने से गुणा करें कि 3 आ जाए, एक को कितने से गुणा करें कि 3 आ जाए, 3 से। तो इसके साथ अब छेड़छाड़ नहीं करनी। अगर कुछ गुणा करना है तो यहाँ लगाना है, ना कि यहाँ लगाना है। ठीक है, गुणा में ये लगा दिया मैंने 3। ठीक है, Fe की कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं हाइड्रोजन पे। यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना है, 2, और यहाँ पर कितना है, 2। ये तो ठीक है पहले से, अब हमें इसमें कुछ नहीं करना। आगे चलते हैं ऑक्सीजन में। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है, 1, और यहाँ पे कितना है, 4। अब ये मामला गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो अब हम इस 1 को 4 करने के लिए किससे गुणा करेंगे, 4 से। ठीक है, तो 4 से गुणा करेंगे तो हम इस 4 को यहाँ पे लिखेंगे, ना कि, ठीक है, याद रखना कहाँ लिखेंगे, इधर। अब ये ऑक्सीजन की कितनी हो गई, 4, लेकिन ये साथ में हाइड्रोजन से भी तो गुना है, तो हाइड्रोजन की कितनी हो गई, 8। कितनी हो गई, 8। यहाँ पर हाइड्रोजन की 8 हो गई और यहाँ पर कितनी रह गई, 2। तो इस 2 को कितने से गुणा किया जाए कि यहाँ भी 8 हो जाए, 4 से। किससे गुणा किया जाए, 4 से। देखो हो गई। अब इसको मैं वापस से, ये वाला समीकरण है इसी के अनुसार रख रहा हूं इसको। ठीक है, इसको देखते हैं। देखो मैं इनको मिटा रहा हूं, ये तो ऊपर वाले का था। अब नीचे वाले को देखते हैं। नीचे वाले को देखो कैसे, यहां से देखो Fe के अभिकारक में कितनी है, 3। हाइड्रोजन की कितनी है, 4 गुणा 2, 8। ऑक्सीजन की कितनी है, 4। ठीक है, यहां तक सही है। यहाँ Fe की कितनी है, 3। ऑक्सीजन की कितनी है यहाँ पे, 4, ये 4 रही। और हाइड्रोजन की कितनी है, 8। अब क्या देखो, इक्वल है क्या, चीजें बराबर है क्या, बराबर है। तो इस प्रकार से ये समीकरण क्या हो गया, अब संतुलित। क्या हो गया, संतुलित। और संतुलित होने के बाद में इसको किस प्रकार, ऐसे कैसे लिख सकते हो। अब आपको सही तरीके से कैसे लिखना है कि आप इनके जो बॉक्स है उनको हटा दोगे, इन बॉक्स को हटा के इसको ऐसे के ऐसे लिख दो। जो गुणा में उसको रहने दो, बाकी केवल बॉक्स हटाना है अपन को, तो और कुछ नहीं करना। ये बॉक्स हट गया और ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। इस तरीके से असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इसको नोट्स बना सकते हो।